बिहार के विकास की स्थिति। बिहार के विकास की स्थिति। तो बिहार के विकास की स्थिति हम लोग जो है अब देखने वाले हैं कि बिहार के विकास की स्थिति क्या है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार के विकास की स्थिति, किसको देखने वाले, बिहार के विकास की स्थिति। देखिए, बिहार के बारे में बोला जाता है कि बिहार एक बहुत ही दयनीय स्थिति में, बिहार जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है और बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार एक क्या है, पिछड़ा राज्य है और इसका स्थिति जो है अभी बहुत ही दयनीय है। लेकिन अब हम लोग जो है पुरानी बात करें, इतिहास का बात करें, पुराने समय का बात करें, हमारा बिहार ऐसा नहीं था। बिहार का इतिहास जो है काफी गौरवशाली रहा है कि नहीं, काफी गौरवशाली रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध को जो है जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर को भी जो यहाँ पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वही बात करें, बाबू वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोक नायक जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, जयप्रकाश नारायण जो थे, उनका भी यही जन्म हुआ था। वही बात कर ले हम लोग महात्मा गांधी, जो कि चंपारण से जो है उन्होंने प्रथम सत्याग्रह जो है शुरू किए थे। यही बिहार है जहां से महात्मा गांधी जो है प्रथम सत्याग्रह जो है शुरू किए थे, जो कि नील की खेती से रिलेटेड था, है कि नहीं, वहाँ के किसानों को दूर करने के लिए आए थे। और यहाँ पे जो है महान महान चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें, अशोक का बात करें, इन सभी का जन्म जो है इसी बिहार के धरती पे हुआ। वही हम लोग पुराने समय का और बात करें तो जो जीरो शून्य का खोज करने वाले हैं, पूरा दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, उनका भी जन्म जो है बिहार में ही हुआ। लेकिन आज का जो बिहार है इसका स्थिति काफी जो है दयनीय है। इसको जो है इतना जो है भ्रष्टाचार, गरीबी, है कि नहीं, औद्योगिक पिछड़ापन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सब से जो है बिहार काफी जो है पिछड़ा हो गया और ये पिछड़े राज्यों में इसका जो है गिनती होने लगा। तो चलिए इसी सब के बारे में हम जानते हैं कि आखिर बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है। तो चलिए हम लिखते हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण। बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो पहला कारण है तेजी से बढ़ते तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं आखिर ये दिक्कत क्या है। तो देखिए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या कहने का मतलब बिहार में जो है अधिकतर लोग जो है गरीब है कि नहीं। और यहाँ पे जो है अशिक्षा की कमी है। और शिक्षा की कमी होने के कारण जो है यहाँ पे बच्चों की पैदाइश अधिक होती है कि नहीं। और बच्चों की पैदाइश अधिक होती है और यहाँ पे हम अपने लोगों को पता है कि संसाधन जो है, संसाधन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि संसाधन फिक्स है, संसाधन तो फिक्स है, वो तो बढ़ेगा नहीं भूमि। लेकिन अगर मान लेते हैं एक ही परिवार में जो है चार चार लड़के हैं, है कि नहीं, परिवार बड़ा हो जाएगा। तो पहला नंबर तो वो कम कमाएंगे तो कम खर्च करेंगे, और सुन रहा आ रहा है, सबका जो है भरण पोषण ठीक से नहीं होगा। और संसाधन जो है इस पृथ्वी पे जो है फिक्स है कि नहीं, कितना हिस्सा लगाना पड़ेगा। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है बहुत ही घातक है, जो कि बिहार के पिछड़ेपन में कारण है। आधारिक संरचना का अभाव। वही हम लोग दूसरा बात करें तो आधारिक संरचना का, आधारिक संरचना का अभाव। वही हम लोग दूसरा बात करें तो आधारिक संरचना का अभाव। तो देखिए बिहार में जो है आधारिक संरचना का भी अभाव है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे आधारिक संरचना के बारे में। तो बिहार में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब मामले में जो है बिहार काफी जो है पिछड़ा राज्यों में गिनती की जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी बिहार में जो है विकास किया जा रहा है, ये सब चीज पे जो है पकड़ हुआ है। बिहार की सड़कें जो है ठीक हुई हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है अभी सही हो रही है। लेकिन हम लोग बात करें फिर भी हमारा बिहार जो है पिछड़ा राज्य में गिनती है कि नहीं, पिछड़ा राज्य में क्या है, गिनती है। यहाँ पे देखें तो इसका जो है ठीक से आधारभूत संरचना का जो है विकास नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं आधारभूत संरचना के बाद कृषि पर निर्भरता। अगला जो पॉइंट है, अगला जो कृषि पर के कारण है कृषि पर निर्भरता। अगला जो कारण है कृषि पर निर्भरता। देखिए
बिहार के अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि व्यवस्था भी जो है उतना उन्नत नहीं है। ये जो है पुराने जो है तौर तरीके अपनाए जाते हैं। बात समझ आ रहा है आप लोग को कि यहाँ पे जो है कृषि व्यवस्था पे भी जो है ज्यादा यहाँ पे विकसित नहीं है, उन्नत नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग जो है कृषि पर ही डिपेंड है कि नहीं, कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन कृषि का भी स्थिति जो है काफी खराब है यहाँ पे। काफी क्या है, खराब है। वही हम लोग जो है अगला बात कर ले कृषि को निर्भरता। तो अगला जो पॉइंट है, बाढ़ तथा सुखाड़, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, वही हम लोग अगला बात कर ले। तो बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, देखिए बिहार में या तो एक ऐसा क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, जहाँ पे पूरा एकदम पानी से जलमग्न रहता है। वही बात करें हम लोग दक्षिणी क्षेत्र का, तो पूरा जो है सुखाड़ घोषित रहता है। तो कहने का मतलब किसान जो है कृषि करेगा भी तो करेगा कैसे, काम धंधा करेगा भी तो करेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरफ पूरा बाढ़ में बिहार डूबा रहता है, तो दूसरी तरफ जो है पूरा बिहार जो है सुखाड़ में गिना रहता है कि नहीं, सुखाड़ में जो है। पाटना जो हम देखते हैं औद्योगिक पिछड़ापन, अगला जो हम देखते हैं अगला जो हम लोग देखते हैं औद्योगिक पिछड़ापन। देखिए ये औद्योगिक पिछड़ापन क्या हो गया, तो बिहार में जो है औद्योगिक पिछड़ापन का अभाव है। यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, अगर फैक्ट्रियां है भी तो उन पे क्या लटका हुआ है, ताला लटका हुआ है। यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था जो है कुछ नहीं है। यहाँ पे रंगदार सब बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है फैक्ट्री लगाने के लिए रंगदार सब जो है टैक्स लेता है कि नहीं, वो अपना मनमाना जो है वसूली करता है, जिस कारण जो है यहाँ पे दूर दराज के जो है व्यापारी यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा उनका जान का खतरा रहता है कि नहीं। ठीक से वहां पे लोग बिहार में जो है बिजनेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा बिहार का स्थिति बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग बताइए बिहार में एक भी ऐसा फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे जो है बहुत सारा मजदूर जाके काम करे, है कि नहीं। एक अभी यहाँ पे है भी कुछ फैक्ट्रियां, उन पे धीरे धीरे जो है बंद होने की कगार में पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ का जो व्यवस्था जो है सही नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे लोकल होने के कारण कुछ कारखाने में जो है लोग सबकी मनमानी चलते हैं। जिनके अगल बगल में कारखाना है वहां पे लोग सब जो है बैठ के उसका सिर्फ पैसा खाते हैं, काम धाम से उनको कोई मतलब नहीं है, तो कंपनी तो लॉस में जाएगा ही। जैसे हम लोग जो चीनी मिल का बात कर ले, वही हम लोग जो बात कर ले बिहार के समस्तीपुर में जो है जूट मिल, उसका बात कर ले, सबका स्थिति जो है दयनीय है, सब जो है बंद होने के कगार में है। सब जो है नाम मात्र का जो है चल रहा है कि नहीं, कहने का जूट मिल है। हाँ, पिछले समय में जो है पुराने समय का बात करें तो बहुत अच्छा लेवल पे चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इतना ना भ्रष्टाचार हुआ, इतना दिक्कत का सामना करना पड़ा, धीरे धीरे वो भी फैक्ट्रियां जो है बंद हो गई, और धीरे धीरे बिहार जो है औद्योगिक पिछड़ापन हो गया। यहाँ पे जो है एक बड़ा निवेश का जरूरत है, जो कि यहाँ पे अगर सारा व्यवस्था ठीक हो जाए तो ये संभव हो पाए। तो हम लोग समझे अभी औद्योगिक पिछड़ापन के बारे में। अब जो हम लोग अगला समझ, अगला जो कारण है गरीबी, अगला क्या कारण है, गरीबी। तो देखिए बिहार के लोग जो है वाकई में यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन है, आधारभूत संरचना का अभाव है, कृषि की व्यवस्था ठीक से नहीं है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, तो वाकई में जो है बिहार के लोग क्या हो जाएंगे, गरीबी रहेंगे। क्या रहेंगे, गरीब हैं। और गरीब होते हैं तो उनके आगे आने वाला पीढ़ी सब भी क्या होते जाता है, गरीब ही होते जाता है। क्या होते जाता है, गरीब ही, क्योंकि उनका कोई चारा ही नहीं रहता है, वो दूसरे जगह जो है पलायन करके जो है काम धंधा ढूंढने के लिए जाते हैं, और वो हमेशा के लिए जो है गरीब ही रह जाते। तो देखते हैं 7 नंबर, अगला तो देखते हैं खराब विधि व्यवस्था। अगला जो हम लोग देखेंगे खराब विधि व्यवस्था, किसके बारे में देखेंगे हम लोग, खराब विधि व्यवस्था। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये खराब विधि व्यवस्था होता क्या है, खराब विधि व्यवस्था कैसे है यहाँ बिहार का। तो देखिए बिहार में जो है यहाँ पे न ही प्रशासन कुशल है, स्वच्छ ईमानदार, पर खराब विधि व्यवस्था क्या है। तो देखिए बिहार का जो है विधि व्यवस्था बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। यहाँ पे जो है अशांति है, यहाँ पे क्या है, अशांति है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रंगदार सब बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है थोड़ा सा ढीला ढाला है। और ये सब जो है कारण जो है बिहार को पिछड़ेपन की ओर जो है ले जाया जाता है। कोई भी देश या क्षेत्र का विकास कब होता है,
जब वहाँ की कानून व्यवस्था मजबूत हो, लोकतंत्र वहाँ का मजबूत हो। लेकिन बिहार का ये भी स्थिति जो है मजबूत नहीं है, जिसको जो मनाता है वो जो है करता है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं हम लोग का ही हाथ है बिहार के पिछड़ेपन के कारण। वही हम लोग 8वां दफा देखते हैं, कुशल प्रशासन का अभाव। वही हम लोग अगला देखते हैं, कुशल प्रशासन का अभाव। तो देखिए बिहार में जो है प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता का जो है अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है। इस कारण जो है आए दिन जो है बिहार में भ्रष्टाचार के जो है मामले देखने को मिलता है। वही बात कर ले हम लोग, अगर हम लोग जो है सरकारी नौकरी की ओर भी भागते हैं वहां पे, तो सारा चीज होने के बावजूद भी हमें जो है कुछ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और लोग सब चाहते हैं कि हम जो है पहले सगे संबंधित को जो है वहां पे हम लोग जो है एडजस्ट कर दें, तब बाद में जो है हम लोग को देखा जाए। तो कहने का मतलब ये सब चीज का जो है बिहार में दिक्कत है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। अगर हम लोग को काम कराना पड़ेगा तो टेबल के नीचे से रिश्वत देना पड़ेगा। हर एक जगह जो है करप्शन है, भ्रष्टाचार है। तो ये सब चीज जो है बिहार को और ज्यादा जो है पिछड़ेपन की ओर जो है ले जाया जा रहा है। और अभी आप लोग को सुनने को मिलता होगा कि आए दिन जो है परीक्षा का पेपर भी जो है लीक हो जाता है, सेंटर मैनेज हो जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है सरकार की लापरवाही है कि नहीं, जिससे जो है ये कुशल प्रशासन का अभाव है। और ये सब कारण से जो है बिहार का जो है बदनामी होता है पूरा देश में। और कहीं ना कहीं हम लोग पे उंगली उठता है कि हम लोग जो है कैसे परीक्षा पास किए हैं, हम लोग के अंदर कुशलता होते हुए भी हम लोग को जो है वैसा काम नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है हम लोग के साथ क्या होता है, दिक्कत परेशानी होता है। तो यही सब कारण जो है, जिस कारण जो है बिहार जो है पिछड़ेपन है, बिहार जो है सभी राज्यों में जो है पिछड़ेपन में आता है, यही सब कारण। अब जो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय, चलिए देखते हैं हम लोग बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय को। तो देखिए जस्ट इसका जो हम लोग विपरीत कर देंगे, इसको जब हम सुधार लेंगे, जितना पॉइंट्स को लिखे हैं तो वही जो हो जाएगा बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। क्या हो जाएंगे? दूर करने के उपाय। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे पिछड़ेपन के कारण में, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इस जनसंख्या को क्या कर लेंगे हम लोग? कंट्रोल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण। तो यदि हम लोग जो है जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम लोग को जो है संसाधन अवेलेबल हो जाएगा, और उसी संसाधन में जो है हम लोग अच्छे तरीके से वृद्धि विकास कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग जो सबसे पहले क्या करना है, जनसंख्या को नियंत्रण में लाना है। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या करना है? नियंत्रण में लाना है, कंट्रोल में करना है। वही दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे बिहार के पिछड़ेपन के कारण में आधारभूत संरचना का अभाव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आधारभूत संरचना का जो है विकास करेंगे। आधारभूत यानी कि आधारिक संरचना का विकास। तो क्या कर लेंगे हम लोग? आधारभूत या आधारिक संरचना का जो है विकास कर देंगे। कृषि का तेजी से विकास, किसान में क्या होगा? कृषि का तेजी से विकास। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग का बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, इसको हम लोग क्या करेंगे? कृषि का तेजी से विकास करेंगे। इसमें आधुनिक जो है बीज का, उन्नत बीज का इस्तेमाल करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, तो अच्छी फसल होगा, अच्छा पैदावार होगा। तो अपने आप ही बिहार की स्थिति में जो है सुधार आएंगे। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? बाढ़ तथा सुखाड़ से स्थित क्षति होती थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? बाढ़ तथा सुखाड़, बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण कर लेंगे। बाढ़ तथा सुखाड़ पे क्या कर लेंगे हम लोग? नियंत्रण कर लेंगे। तो बिहार की जो पिछड़ेपन का कारण है, बिहार की स्थिति है, वो अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाढ़ की स्थिति से जो
काम नहीं हो पाते थे, जो व्यापार नहीं हो पाते थे, खेती नहीं हो पाते थे सुखाड़ की वजह से या बाढ़ की वजह से, वो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये व्यवस्था थोड़ा सही हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़े थे औद्योगिक पिछड़ापन पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, औद्योगिक औद्योगिक विकास करेंगे, यानी कि उद्योगों का भी तेजी से हम लोग जो है विकास करेंगे। यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, बाहरी कंपनी को भी यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे और हम आम जनता को जो यहाँ पे जो है यहीं पे जॉब मिले, यहीं पे काम मिले, हम लोग को जो है दूसरा जगह जाने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, छोटा मोटा व्यापार करें, बिजनेस करें, व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाएं, जिससे जो है बिहार का चीज जो है बिहार से बाहर भी जाए और बाहर से जो सामान आ रहा है बिहार में, उस वो ट्रक पे फिर लोड होकर बिहार का सामान भी कहाँ जाए, बाहर जाके बिके। तो दोनों तरफ से क्या हो, लोगों का पैसा है कि नहीं। यहाँ पे फैक्ट्री लगना तो बहुत जरूरी ही है। तो उसमें क्या बोले थे, गरीबी। तो यहाँ पे तो हमको क्या करना है, गरीबी को दूर करना, गरीबी को दूर करना। तो हम लोग जो है बिहार में जो है क्या करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, तभी ये सब व्यवस्था जो है ठीक हो जाएंगे। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, 6 तक हम देख लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपके बुक में क्या है। अब चलते हैं हम लोग 7 पॉइंट पे, 7 और पॉइंट पे। तो शांति व्यवस्था की स्थापना है, तो साथ में देखेंगे शांति व्यवस्था की स्थापना, शांति व्यवस्था की स्थापना, ये हम लोग जानने वाले हैं, शांति व्यवस्था की स्थापना। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा व्यवस्था पे काम करना है जो पूरा जो है शांति हो, लोगों में जो है विश्वास जगाए कि जो हम जो है आपके साथ हैं, आप जो है डेवलपमेंट का कार्य करिए, आप जो है बिहार को बढ़ाने वाला आर्थिक विकास कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होंगे। ये सब चीज को जो है हम लोग को क्या करना है, ठीक स्वच्छ तथा स्वच्छ तथा ईमानदार, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। तो हम लोग को ये भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, ये जो कर्मचारी है कि नहीं, जो प्रशासन है उनको जो है स्वच्छ रहना चाहिए और इसमें जो है पारदर्शिता हो और उन्हें ईमानदार होना चाहिए। उनको डर होना चाहिए कि हम लोग जो है रिश्वत लेंगे तो हमारे जो है बहुत ही हमारे साथ दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, हमारा नौकरी चले जाएगा, हमारे अगले आने वाला वंश को जो है फिर कभी नौकरी में जो है भाग नहीं लिया जाएगा। ये सब व्यवस्था लाया जाए, उनके अंदर जो डर रहेंगे और वो जो है रिश्वत बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हमारे जो है बिहार में सबसे पहले तो स्वच्छ तथा क्या करना है, ईमानदार प्रशासन को जो है यहाँ पे ठीक करना है। तो केंद्र से संसाधन का, केंद्र से संसाधनों का अधिक मात्रा में हस्तांतरण। हम लोग को क्या करना है, अधिक मात्रा में जो है केंद्र से अधिक मात्रा में जो है हम लोग का संसाधनों का जो है हस्तांतरण करना है, संसाधन का जो है ट्रांसफर करना है। तो केंद्र सरकार से जो हम लोग को मांग करना चाहिए कि हमें जो है विशेष पैकेज दिया जाए, है कि नहीं, और जिससे जो है बिहार पे विशेष ध्यान दिया जाए और इसको जो है संसाधनों के मामले में पिछड़ा है, इससे जो है संसाधन भरपूर से भी जो है दिया जाए। हर एक चीज में जो है केंद्र सरकार को जो है मदद करना चाहिए बिहार को, जिससे बिहार भी जो है उठे, है कि नहीं, बिहार भी जो है अपने पैरों पे उठे और ये पिछड़ेपन का जो बात है बिहार पे, ये पिछड़ापन जो है समाप्त हो गया। तो देखिए हम लोग जो है अभी बिहार के पिछड़ेपन के कारण पढ़े, फिर उसके पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय पढ़े। अब जो एक दो पॉइंट है उसको भी पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को जो है खत्म कर लेते हैं। तो चलिए लोग, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। देखिए बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के मामले में देखें या भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बिहार जो है भारत में एक अपना अलग पहचान बनाता है, एक अलग इसका जो है पहचान है। तो कहने का मतलब यदि कहा भी जाता है, यदि जो है भारत का विकास करना है, यदि भारत का विकास करना हो, देश का विकास करना हो, तो बिहार का विकास जो है आवश्यक है।
तो ये कहना भी है यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। अगर बिहार का विकास हम लोग तेजी से करते हैं तो भारत का विकास जो है तेजी से होगा, है कि नहीं? क्योंकि जनसंख्या के मामले में हो जाए या भौगोलिक दृष्टि के मामले में हो जाए, बिहार जो है भारत में एक अलग अपना पहचान बनाता है, एक अलग जो है महत्व अहम हिस्सा निभाता है। वही बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है असंभव है। तो आप लोग को याद रखना है कि पूर्व राष्ट्रपति जो थे भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये साइलेंट जो बोला जाता था इनको, इन्होंने क्या कहा, यदि भारत का विकास करना हो तो बिहार का विकास जो है करना आवश्यक है, संभव है। तो यदि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है असंभव है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो क्या बोले कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है असंभव है। बिहार के विकास के बिना भारत का जो है विकास असंभव है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले, जो कि मिसाल में इनको बोला जाता था, लेकिन नहीं, साइंटिस्ट थे जो कि परमाणु बम बनाने में भी जो है इनका अहम भूमिका था, है कि नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये क्या बोलते हैं कि बिहार के बिना जो है भारत का जो है विकास असंभव है। बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास जो है असंभव है। आप यहाँ से देखेंगे एक दो और हम लोग जो है लास्ट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो। उद्योग क्या देखते हैं हम लोग? कृषि जनित उद्योग। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, कृषि जनित उद्योग यानी कि ऐसे उद्योग होंगे जिनका कच्चा माल किस पे आधारित होगा? कृषि पर आधारित होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, आम से जो है अचार बनाना, वही टमाटर से जो है टमाटर सॉस बनाना। तो ये जो है टमाटर सॉस बनाना, ये किस पे कच्चा माल कहाँ से आएंगे? तो ये कृषि से आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा कि ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं, ऐसे उद्योग जो कृषि पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, अथवा जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, तो उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। तो उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से अचार, वही बात करें टमाटर से तो टमाटर से। तो कहने का मतलब ऐसे उद्योग जो कृषि पर आश्रित होते हैं अथवा उनका जो है कच्चा माल, उनके उत्पादन का जो है कच्चा माल किनसे आता है? कृषि से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है, तो वो क्या कहलाएगा? कृषि जनित उद्योग कहलाएंगे। जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से जो है कच्चा माल आते हो वो क्या कहलाएंगे? कृषि जनित उद्योग कहलाएंगे। तो आप लोग कृषि जनित उद्योग का यहाँ से देख सकते हैं अपने कॉपी में। तो मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। देखिए नागरिकों के लिए जो है, देश के नागरिकों के लिए रहने के लिए मकान, लेकिन नहीं, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा यानी कि वस्त्र का प्रबंध हो जाए, तो उनकी जो है ये मूलभूत आवश्यकताएं होंगे। और इसी के लिए जो है मानव पूरा जीवन जो है अपना लगा देता है कमाने के लिए, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए, ऐसो आराम के लिए। चलिए मूलभूत आवश्यकता हम लोग देख लेते हैं। तो मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो पहला तो हमारा रोटी हो गया, यानी खाना, शरीर में क्या हो जाएगा? रोटी। वही दूसरा का बात करें हम लोग तो कपड़ा, और वही हम लोग को जो है छर छुपाने के लिए जो है, सर छुपाने के लिए जो चाहिए वो मकान चाहिए। तो चाहिए मकान। तो रोटी कपड़ा मकान ही जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी कपड़ा मकान जो है ये क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हीं के लिए मनुष्य जो है काम करते हैं, हर एक कार्य करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि पेट में भर खाना मिल जाए, लेकिन ये रहने के लिए मकान हो हमारा, और जो है खाने के लिए जो है रोटी हो, रहने के लिए मकान हो, और पहनने के लिए जो है वस्त्र हो। ये सब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फिर हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं गरीबी रेखा के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं गरीबी रेखा के बारे में। गरीबी रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। देखिए गरीबी रेखा क्या होता है? तो देखिए योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी, वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए। इससे कम मिलना ही क्या कहलाएगा? गरीबी रेखा कहलाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी
2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे कम मिलना की गरीबी रेखा कहलाता है। तो कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र का बात करें तो 2400 कैलोरी, वही शहरी क्षेत्र का बात करें तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को जो है मिलना चाहिए। अगर इससे कम ऊर्जा मिलता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। चलिए एक और टॉपिक जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक जो है नरेगा के लिए, जो है नरेगा के बारे में। चलिए हम लिखते हैं नरेगा। तो हम लोग जो है लिखते हैं नरेगा, जो लास्ट टॉपिक होने वाला है नरेगा, नरेगा। तो चलिए इसका जो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले नरेगा का। देखिए एन से जो हो जाएगा नेशनल हो जाएगा, एन से नेशनल, वही आर से जो हो जाएगा रूरल, आर से क्या हो जाएगा रूरल। वही हम लोग बात करें ई से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। वही बात करें हम जी से, जी से हो जाएगा गारंटी, जी से क्या देखेंगे गारंटी, और ए से देखेंगे एक्ट, ए से देखेंगे एक्ट। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यह एक राष्ट्रीय योजना है, यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसमें ग्रामीणों को साल में कम से कम 100 दिनों, साल में कम से कम कितना दिनों 100 दिनों काम देने की, साल में कम से कम 100 दिनों काम देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम वेतन, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं नरेगा। क्या समझते हैं हम लोग नरेगा के बारे में? तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं नरेगा के बारे में। नरेगा, तो देखिए नरेगा यानी कि फुल फॉर्म इसका जानेंगे तो एन फॉर क्या हो जाएगा नेशनल, वही आर फॉर रूरल, ए फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी और ए फॉर एक्ट। और यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसमें ग्रामीणों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए 100 दिनों काम देने की व्यवस्था है। और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी क्या है निर्धारित है। वही बात करें हमने हिंदी में, नेशनल का हो जाएगा राष्ट्रीय, रूरल का हो जाएगा ग्रामीण, और एम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा मजदूरी, और जी फॉर गारंटी का क्या हो जाएगा गारंटी की रहेगा, और ए से एक्ट हो जाएगा। ठीक है नहीं, गारंटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। एंड फॉर नेशनल आल्सो रूरल, और जी फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, और जी फॉर गारंटी का गारंटी रहेगा, जी फॉर एक्ट है कि नहीं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, इसका फॉर्मूला जानेंगे। और जो 100 दिनों के लिए जो है काम देने की व्यवस्था है। तो देखिए आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास को जो है फुल हम लोग जो है पढ़ लिए हैं। लेकिन आप लोग जो है प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो फुल चैप्टर हमने जो है कवर कर लिए हैं, चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। और यहाँ तक लास्ट टॉपिक था, इसको भी हम लोग जो है पूरा कर ही गए। तो ये चैप्टर जो हो जा रहा है ये ज्वाइनिंग, यानी ये चैप्टर जो हो गया खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ।
और अलग से जो इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो होगा इसको भी हम लोग देखेंगे, जो बुक का बीच बीच का रहता है बुक की लास्ट वाला को हम लोग देखेंगे ही, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को क्वेश्चन आंसर के रूप में, फिर हम लोग इसका एक्स्ट्रा भी देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।